हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट ट्रांसफर का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट चैप्टर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, रेडिएशन। तो आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रीजिंग ऑफ लेक इन एंटार्क्टिका, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में होता है वहाँ पे लेक से फ्रीज कर जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एंटार्क्टिका में -20 -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जहाँ जहाँ पे भी होता है, तो वहाँ पे लेक से फ्रीज कर जाती हैं। और फिर हमें फ्रीजिंग ऑफ लेक के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और फिर हमें थर्मल कंडक्टिविटी के रियल लाइफ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है फ्रीजिंग ऑफ लेक। जहां जहां पे टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो लेक होती है ना, वाटर लेक, वो फ्रीज कर जाती है। तो फ्रीजिंग ऑफ लेक आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो देखो, मान लो हम कुछ ऐसी जगह पे हैं जहां पे टेम्परेचर नेगेटिव में है, जैसे कि अंटार्कटिका। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर होता है ना -10 -20 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसे। और मान लो ये एक लेक है, वाटर लेक है, ठीक है। और एंटार्क्टिका जैसी जगह पे हम जहां पे टेम्परेचर क्या है, -T0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो इस लेक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अभी क्या है, ये लेक जस्ट फ्रीज होनी शुरू हुई है। ठीक है, अभी इसमें वाटर ही है सारा का सारा। और मान लो ये काफी डेप्थ है, इस लेक की काफी ज्यादा डेप्थ है। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो, काफी ज्यादा डेप्थ है इस लेक की। और देखो, अभी ये जो मेरी लेक है ना, जस्ट फ्रीज होना स्टार्ट होगी T=0 पे। तो देखो क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर, तो सबसे ऊपर वाटर का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे नीचे जाता जाऊंगा 1 डिग्री सेल्सियस वाटर की लेयर मिलेगी, 2 डिग्री सेल्सियस वाटर की लेयर मिलेगी, 3 डिग्री सेल्सियस वाटर की लेयर मिलेगी, और सबसे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की लेयर मिलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के आगे वाटर की डेंसिटी घटती जाती है। ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होना ही होना है। ठीक है, तो नीचे तो वाटर की वो लेयर होंगी ना जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हमें पता है। और ये भी पक्का है, ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस पे होना है। ठीक है, वाटर। अभी क्या हुआ, T=0 पे ये जो मेरी लेक है ना, फ्रीज होना जस्ट स्टार्ट हुई है, स्टार्ट फ्रीजिंग। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर है ना, ये आइस में कन्वर्ट होता जाता है। तो एक तरह से हायर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब इसमें से हीट निकलनी जरूरी है ना, तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर वो आइस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसमें से हीट निकलनी जरूरी है। ठीक है, ऐसे हीट निकलेगी। और जो ऊपर वाली लेयर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो लेयर है, वो आइस में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो देखो, मान लो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, और एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, अभी अभी ये मेरी लेक फ्रीज होना जस्ट स्टार्ट होगी। T=0 पे क्या है, ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर की लेयर, अभी आइस नहीं आई है ऊपर।
ठीक है, थोड़ी सी भी आइस नहीं है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे अभी ये मेरी लेक फ्रीज होना स्टार्ट होगी। और क्यों होगी? क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में है, -T0 डिग्री सेल्सियस, जैसे -20 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि एंटार्क्टिका जैसी जगहों पे होता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसे हीट निकलेगी, तो क्या होगा, ये जो वाटर है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये आइस में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लो t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे इतना 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने देखा होगा जैसे टाइम पास होता जाएगा तो ये जो लेक है ना वो फ्रीज होती जाती है, मतलब आइस की लेयर और मोटी होती जाती है, और मोटी होती जाती है, और मोटी और मोटी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मान लो आइस की लेयर की मोटाई वो है x। ठीक है, और देखो आइस जो होगी ना यहाँ पे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। ठीक है, तो जैसे और टाइम पास होता जाएगा इस आइस की लेयर और बढ़ती जाएगी, आइस की लेयर की मोटाई और बढ़ती जाएगी, मतलब एक तरह से x बढ़ता जाएगा विद इंक्रीज इन टाइम। और आइस जो होगी ना ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगी, और इसके नीचे क्या होगा, वाटर होगा 1 डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री सेल्सियस पे, 3 डिग्री सेल्सियस पे और 4 डिग्री सेल्सियस पे। जो मेरी लेक के बॉटम में जो वाटर होता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फिश वगैरह हैं वो आसानी से सरवाइव कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे वाटर है। तो ये भी बात ध्यान रहे, क्योंकि टाइम के साथ ये और फ्रीज होती जाएगी, मतलब एक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली लेयर्स है ना वाटर की नीचे वाली लेयर्स, इनकी थिकनेस एक तरह से कम होती जा रही है। ठीक है, और देखो ये मेरी जो लेक है वो फ्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे जहां पे टेम्परेचर नेगेटिव है -T0 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, हीट यहां से यहां फ्लो करेगी। ठीक है, हीट ऐसे फ्लो करेगी। तो देखो थोड़ा सा और टाइम पास होया एट t+dt, तो क्या होगा, तो थोड़ी सी और थिकनेस बढ़ जाएगी इस आइस की, बिल्कुल थोड़ी सी और बढ़ गई, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, ये x थी और ये थोड़ी सी और बढ़ गई dx। ये है हालत एट t इज इक्वल टू t+dt, और ऊपर टेम्परेचर नेगेटिव में है -T0 डिग्री सेल्सियस। और ये मेरी क्या है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके नीचे वाटर होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 3 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो देखो मान लो आइस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो K है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रहे, लगातार हीट निकल रही है। ठीक है, तभी तो आइस की थिकनेस टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, मतलब लेक और ज्यादा फ्रीज होती जाएगी। इसके नीचे वाटर ही रहना है 1 डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ ये जरूर है, जैसे कि टाइम पास होता जाएगा इस आइस की थिकनेस बढ़ती जाएगी, मतलब हमारी लेक और फ्रीज हो रही है, और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसके नीचे जो वाटर होगा ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस पे, उन वाटर की लेयर की एक तरह से थिकनेस कम होनी है, ऑब्वियसली कोई भी सोच सकता है ये तो। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, वाटर है।
ठीक है। तो अब देखो, मान लो T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो हीट करंट है वो है मान लो I। ये क्या है? हीट करंट। ठीक है। और देखो इसके ऊपर टेम्परेचर नेगेटिव में -T0 डिग्री सेल्सियस। तो T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो हीट करंट आएगा I, वो किसके बराबर होगा? यहां पे मैं स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन को मानूंगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। और ये जो हीट फ्लो करेगी ना इस आइस में से करेगी। ठीक है, यहां से यहां। ठीक है, तो T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो हीट करंट आएगा I, वो किसके बराबर होगा? टेम्परेचर डिफरेंस देखो, हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है ना हीट करंट। तो यहां का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी ना। तो हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट एनर्जी फ्लो करती है, तो हीट करंट एक तरह से हायर टू लोअर टेम्परेचर आएगा। तो ये जो हीट करंट आएगा एट T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, ये कितना आएगा? और ये ध्यान रहे हमने क्या मानना है? स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन मानना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 हायर माइनस लोअर, लोअर कितना? -T0। ठीक है, तो कितना होगा टेम्परेचर डिफरेंस? T0 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस आइस का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो मान लो होगा R। और वो क्या होगा? तो देखो हीट करंट के अलोंग लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसकी लंबाई वो क्या? x डिवाइडेड बाय k क्या? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। A क्रॉस सेक्शनल एरिया इस लेक का एक तरह से, वो क्या? कैपिटल A। तो कैपिटल R की जगह क्या हो जाएगा यहां पे? x डिवाइडेड बाय KA। तो KA ऊपर चला गया। तो देखो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो ये जो x है वो तो बढ़ेगा ही। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है इसकी मोटाई तो बढ़ती जाएगी ना, थिकनेस। उसी को तो बोलते हैं लेक फ्रीज हो रही है और ज्यादा फ्रीज होती जा रही है। तो जैसे टाइम बढ़ेगा x बढ़ेगा, इससे क्या होगा? हीट करंट घटता जाएगा। ठीक है, और देखो T इज इक्वल टू टी पे हीट करंट I, मैं थोड़ा सा और आगे आया हूं। कितना टाइम इंटरवल? dt विच इज वेरी स्मॉल, टेंस टू 0। इतने में इतना पोर्शन और फ्रीज हो गया। ठीक है, जो वाटर था ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस dt टाइम इंटरवल में वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो गया। कितना वाटर था? इतना। ठीक है, वॉल्यूम कितना? AdX। तो इसके नीचे T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे AdX वॉल्यूम का जो वाटर था ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो T प्लस dt इंस्टेंट पे वो अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, ये क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ आइस रो इंटू में दिस वॉल्यूम, वेरी स्मॉल वॉल्यूम AdX। ठीक है, तो देखो T इंस्टेंट पे जो इसके नीचे ये जो वाटर का वॉल्यूम था ना जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ये जो वाटर जिसका मास कितना? रो AdX। ठीक है, अब वो T प्लस dt इंस्टेंट पे 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से ये तो फ्यूजन का विपरीत हो गया। बिल्कुल,
फ्यूजन के विपरीत प्रोसेस होगी ना। और देखो T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे हीट करंट आई, मैं थोड़ा सा और आगे आया हूं, एट टी प्लस डी टी इंस्टेंट पे भी मैं क्या हीट करंट को आई नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं। तो देखो इस डी टी टाइम इंटरवल में मतलब फ्रॉम टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, ये जो डी टी टाइम इंटरवल है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, इसमें कितनी हीट निकली होगी? डेल डी क्यू, ये कितना आएगा? आई डी टी, मतलब टी नोट डिवाइडेड बाई के ए, सॉरी टी नोट इंटू में के ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में डी टी। और ये जो हीट निकली होगी इसने क्या किया होगा, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर था जिसका मास कितना रो एडीएक्स डीएम, उसको 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फ्यूजन का विपरीत हो गया। तो ये किसके बराबर होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एल इंटू में दिस डीएम, इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ गया, टी नोट के ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में डी टी इज इक्वल टू एल, डीएम कितना रो एडीएक्स। ठीक है, तो देखो मैं फिर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस 0 डिग्री सेल्सियस आइस के जस्ट नीचे जो वाटर था ना, जिसका वॉल्यूम एडीएक्स, मास कितना डीएम रो एडीएक्स, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था। ठीक है, टी प्लस डी टी इंस्टेंट पे क्या हो गया, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस यहां पे वाटर था डीएम मास का, वो अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरह से उसमें से हीट एनर्जी निकली होगी, और वो कितनी निकली? डी क्यू आई डी टी, और ये इतना हो गया आई हीट करंट एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, ये इंटू में डी टी कर दो, ये किसके बराबर होगा? एल इंटू में डीएम। ठीक है, एल क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ए से ए कैंसिल हो गया, और ये dx। ठीक है, तो x dx ये किसके बराबर आ गया? टी नोट के बाय में एल रो, टी नोट के बाय में एल रो डी टी। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे जब ये मेरी लेक फ्रीज होने जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो x क्या था? 0। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे x 0, और t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे x कितना? x मतलब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस आइस है उसकी थिकनेस, t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे x। तो बस इंटीग्रेशन करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू टी नोट के बाय में एल रो टी। तो ये एक्स देखो कितना आ गया यहां से, टी नोट के इंटू में 2, आगे 2 आ जाएगा ना, यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एल रो इंटू में टी, और इस पूरे का रूट, स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा ना, इसका रूट और टी का रूट दोनों का। ठीक है, तो देखो यहां से हम एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे x कितना? 0। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लेक फ्रीज होती जाएगी और फ्रीज होती जाएगी और फ्रीज होती जाएगी, मतलब x बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लेकिन देखो यहां पे जो dx बाई डी टी है ना, वो निकाल लेना, वो कम होता जाएगा। तो मतलब टेंजेंट की स्लोप लगातार कम होती जाएगी विद टाइम, एक्स टी जो भी ग्राफ आएगा उसमें टेंजेंट की जो स्लोप है ना वो कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, पैराबोला टाइप। और मान लो इस
लेक की जो गहराई है वो काफी है, उसकी टेंशन मतलब काफी ज्यादा है, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन यहां पे देखो ये लेक फ्रीज तो होती जा रही है, टाइम के साथ साथ एक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक वो कम होती जा रही है, मतलब डी एक्स बाई डी टी वो कम होता जा रहा है, एक्स टाइम के साथ बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रीज तो लेक तो फ्रीज होती जा रही है बिल्कुल। और वो भी ध्यान रहे इसके नीचे वाटर की लेयर होंगी, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस पे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मेरी लेक फ्रीज होती जाएगी ना, नीचे ये जो वाटर की लेयर है इनकी जो एक तरह से थिकनेस है वो कम होती जाएगी ऑब्वियसली। तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा पैराबोला, ठीक है। तो यहां पे मेरी लेक फ्रीज तो हो रही है, लेकिन रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक वो लगातार कम हो रही है क्योंकि डी एक्स बाई डी टी कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। मान लो एंटार्क्टिका में टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, तो एक तरह से टी नोट कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लो एंटार्क्टिका में इतना टेम्परेचर है, कितना, -T नोट डिग्री सेल्सियस, मतलब -20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मान लो T इज इक्वल टू 0 पे ये जो लेक है ये फ्रीज होना स्टार्ट होगी, जैसा कि मैंने पहले बोला भी था, ठीक है। और जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस है वो कितनी गिवन है, 1.6 वोट पर केल्विन मीटर, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर ये कितनी होती है, 33 और फिर 6,000 जूल पर केजी। और जो डेंसिटी ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वो 992 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ऐसा ऐसा गिवन है, ठीक है। तो ऐसा मान लो झील की गहराई काफी ज्यादा है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हम एंटार्क्टिका पे हैं जहां पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस और आइस की डेंसिटी 992 केजी पर मीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑब्वियसली ये जैसे जैसे हमारी लेक फ्रीज होती जाएगी ना, ऊपर जो आइस होगी ये कितने टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये ध्यान रहे। जैसे जैसे मेरी लेक फ्रीज होती जाएगी मतलब टाइम पास होता जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस ऑफ दिस आइस वो बढ़ती जाएगी, लेकिन सबसे ऊपर जो आइस होती है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, 1 घंटे बाद कितनी थिकनेस होगी, 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस है इसकी थिकनेस कितनी होगी आफ्टर 1 आवर, मतलब मेरी लेक कितनी फ्रीज हो चुकी होगी ये पूछ रखा है एक तरह से, ठीक है। आफ्टर 1 आवर एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब मेरी लेक कितनी फ्रीज हो चुकी होगी 1 घंटे बाद। टी इज इक्वल टू 0 पे मेरी लेक फ्रीज होनी जस्ट स्टार्ट हुई है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स 0, तो 1 घंटे बाद मेरी लेक कितनी फ्रीज हो चुकी होगी, मतलब टी इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड पे एक तरह से एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, ठीक है। तो के कितना पुट करना होगा, यहां पे कितना गिवन है, 1.6 वोट पर केल्विन मीटर, के की वैल्यू ये पुट करनी होगी। एल की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर 33,6 और 30 जूल पर केजी, और रो की डेंसिटी ऑफ आइस वो 992 केजी पर मीटर क्यूब पुट करनी होगी। और यहां पे टाइम में वो क्या पुट करना होगा सेकंड में, मतलब 3600 सेकंड, 1 घंटा ना, तो 3600 सेकंड पुट करना होगा। और टी नोट ये क्या पुट करना होगा,
20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज एक्स की वैल्यू ये कितनी आएगी, 0.026 मीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 2.6 सेंटीमीटर, इंटू 100 कर देंगे ना, ये मेरा आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का। तो ये है मेरा फ्रीजिंग ऑफ लेक। तो फ्रीजिंग ऑफ लेक को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव होता है, जैसे एंटार्क्टिका वगैरह होगा, और भी जगह होती है, इंडिया में भी हैं, वहाँ पे क्या होता है, मेरी जो लेक है ना वो फ्रीज करना शुरू कर देती है, फ्रीज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो मान लो t=0 पे ये जस्ट स्टार्ट हुई है फ्रीज होनी, तो पूरा वाटर होता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके नीचे 1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे। सबसे नीचे जो वाटर की लेयर होती है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। अब देखो ऊपर टेम्परेचर नेगेटिव, जैसे कि -10 -20, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे हीट फ्लो करेगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर है ना, ये अब आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में ही। तो मेरी लेक फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लो t=t इंस्टेंट पे मेरी लेक कितनी फ्रीज हो चुकी है, x/x, मतलब t=t इंस्टेंट पे ये जो आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी थिकनेस है x, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा मानो कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है इस 0 डिग्री सेल्सियस आइस के थ्रू। तो t=t इंस्टेंट पे आई हीट करंट वो कितना आ जाएगा, दिस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 माइनस T0, तो T0 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस आइस एट t=t, और वो क्या आ जाएगा, x/Ka, वही पुट किया है, ठीक है। तो जैसे टाइम बढ़ेगा ऑब्वियसली x बढ़ेगा, लेक फ्रीज होती जाएगी और ज्यादा फ्रीज होती जाएगी, तो x के बढ़ने से I घटेगा, तो एक तरह से हीट करंट घटता जाएगा, ठीक है। तो t=t इंस्टेंट पे इसके नीचे dx थिकनेस का वाटर रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, जिसका मास कितना आ जाएगा, dm, रो ADX, रो क्या, डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है। तो अब देखो t+dt इंस्टेंट पे, मतलब इस dt टाइम इंटरवल में, ये जो मेरा वाटर था ना 0 डिग्री सेल्सियस पे इस आइस के जस्ट नीचे, जिसका मास dm, रो ADX, वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मेरी लेक फ्रीज होती जा रही है ना। तो एक तरह से कितनी हीट निकली होगी इस dt टाइम इंटरवल में, IDT इतनी, और वो LDM के बराबर आएगी। उसी ने तो यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था जिसका मास dm, उसको 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट वगैरह करके x की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ जाएगी, x वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पैराबोला टाइप। तो देखो यहाँ पे x बढ़ तो रहा है टाइम के साथ, ऑब्वियसली वो तो सब जानते हैं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे टाइम पास होता जाएगा ये लेक और फ्रीज होती जाएगी, x बढ़ता जाएगा, आइस की थिकनेस बढ़ती जाएगी ना। और ये ध्यान रहे आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, इससे नीचे वाटर की लेयर्स होंगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पे, ठीक है। तो जैसे x बढ़ता जाएगा आइस की थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो ऑब्वियसली नीचे वाली जो वाटर की लेयर्स है ना उनकी थिकनेस ऑब्वियसली घटेगी, तो कोई भी बता सकता है। तो देखो यहाँ पे मेरी लेक फ्रीज तो हो रही है, लेकिन रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक वो कम होती जा रही है, dx/dt कम होता जाएगा, ठीक है। और ये इसको ऊपर बेस न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्मल कंडक्टिविटी की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ
थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। तो देखो जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब जैसे तवा हो गया, ये इसका कुछ ऐसा हैंडल होता है, ठीक है। मान लो ये गैस पे रखा हुआ है, इसके नीचे आग जल रही है, यहां पे रोटी पकाते हैं ना हम, चपाती। तो देखो ये तो क्या होता है, मेटालिक होता है तवा, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तभी तो रोटी पक पाती है, ठीक है। लेकिन देखो अगर हमने इस तवे को ऐसे उठाना हो तो हमें गर्म भी नहीं लगना चाहिए। अपने हाथ से ऐसे उठाना चाहता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, तो मैं यहां पे गर्म नहीं लगना चाहिए ना। तो इसका मतलब जो इस तवे का हैंडल है ना, वो एक ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो। और वो मटेरियल जनरली क्या होता है, वुड, यहाँ पे वुड लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ये जो हीट है ना, यहां से यहां तक तो पहुंच जाती है, लेकिन इससे आगे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहां पे हैंडल के ऊपर वुड होती है, लकड़ी होती है, और वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। तो हम इसको आसानी से उठा सकते हैं अब, ठीक है। और वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट वो क्यों होती है, क्योंकि जो वुड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, वो काफी कम होती है, 0.12 वोट पर मीटर पर केल्विन, काफी कम होती है, वेरी वेरी लेस। मतलब वुड हीट को बहुत ही बहुत 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 कम कंडक्ट करता है, ठीक है। और सेकंड एप्लीकेशन देखो, मान लो ये मेरा दरवाजा है, वुड का ही होता है जनरली, वुडन डोर, ठीक है। और मान लो सर्दियां चल रही है, जैसे कि अब चल भी रही है विंटर, ठीक है। तो देखो इस दरवाजे के यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ होता है, जिसको हाथ से पकड़ के हम दरवाजे को खोलते हैं, ये हैंडल लगा हुआ होता है। और ये हैंडल जनरली मेटालिक होता है, ब्रास का। और देखो जो ब्रास होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ब्रास की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, कितनी होती है, 109 वोट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। और वुडन डोर है ये, बाकी वुडन डोर है ना। और वुड क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है 0.12 वोट पर मीटर पर केल्विन। तो मान लो सर्दियां चल रही है, विंटर, ठीक है। तो जब आप इस हैंडल को हाथ लगाओगे ना, तो आपको ये मेटालिक हैंडल कोल्ड महसूस होगा। मेटालिक हैंडल फील कोल्डर बाय अस। ऐसा क्यों? एक तो आप इस हैंडल को हाथ लगाओ, हाथ से पकड़ो, और एक इस वुडन डोर के हाथ लगाओ, एक बार हैंडल को, एक बार वुडन डोर को, तो ठंडा कौन महसूस होगा? ये जो मेटालिक हैंडल है ना, ये आपको ठंडा महसूस होगा, ठीक है।
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो मेटालिक हैंडल है, ब्रास का होता है जनरली, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है, 109 वाट पर मीटर पर केल्विन, मतलब अच्छा कंडक्टर है ये हीट का। जैसे आप इस मेटालिक हैंडल मतलब ब्रास के हैंडल को हाथ लगाओगे ना, हाथ से पकड़ोगे, तो आपके हाथ से हीट फ्लो करेगी इस हैंडल में, ठीक है। तो आपके हाथ से हीट जा रही है ना हैंडल में, और अच्छी रेट से जाएगी, क्योंकि ये जो मेटालिक हैंडल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छे रेट से जाएगी आपके हाथ से हीट इन दिस मेटालिक हैंडल। तो आपके हाथ से अच्छी रेट से हीट निकल रही है ना, जब आप इसको टच कर रहे हो मेटालिक हैंडल को, तो आपके हाथ से तो हीट निकल रही है, तो इसलिए ये आपको ठंडा महसूस होगा, और रिलेटिवली ठंडा। और एक अगर आप इस वुडन डोर को हाथ लगाओ, तो वुडन डोर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वुड का बना हुआ क्योंकि, तो ये आपको इतना ठंडा महसूस नहीं होगा वुडन डोर जितना मेटालिक हैंडल हो रहा था ठंडा महसूस है, ये कम ठंडा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जैसे आप वुडन डोर को हाथ लगाओगे ना, तो हीट तो निकलेगी अपने अपने हाथ से इस वुडन डोर की तरफ, या वुडन डोर में हीट फ्लो करेगी आपके हाथ से इनटू दिस वुडन डोर, लेकिन उतनी रेट से नहीं करेगी, ठीक है। तो हीट तो यहां पे भी फ्लो करेगी फ्रॉम आवर हैंड टू दिस वुडन डोर, लेकिन उस रेट से नहीं करेगी, इसलिए ये आपको कब कम ठंडा महसूस होगा एज कंपेयर टू वुडन हैंडल। वुडन हैंडल को तो जब आप टच करोगे सर्दियों में, तो ये ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये जो मेटालिक हैंडल है ओब्वियसली मेटल का ब्रास का होता है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट का ये। तो जैसे आप इस मेटालिक हैंडल को हाथ से पकड़ोगे, तो आपके हाथ से इनटू दिस मेटालिक हैंडल अच्छे रेट से हीट फ्लो करेगी, तो अपने हाथ से अच्छे रेट से हीट एनर्जी जा रही है ना इनटू दिस मेटालिक हैंडल, तो हमारे हाथ से अच्छे रेट से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इनटू दिस मेटालिक हैंडल। क्योंकि अपने हाथ का टेम्परेचर तो कितना होता है, अगर मैं बोलूं अंदाजा, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसा होता है, 35-36 डिग्री सेल्सियस। और वुडन डोर सर्दियों की बात है तो टेम्परेचर कितना होगा, मान लो सर्दियों में टेम्परेचर आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विंटर में, और हमारे हाथ का हैंड का टेम्परेचर वो इतना ही होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नियरली 35 डिग्री सेल्सियस। तो हाइयर टू लोअर टेम्परेचर हीट तो फ्लो होगी, और 5 डिग्री सेल्सियस ही इस वुडन डोर का टेम्परेचर होगा, और 5 डिग्री सेल्सियस ही इस मेटालिक हैंडल का टेम्परेचर होगा। लेकिन हमें ठंडा कौन ज़्यादा महसूस होगा, मेटालिक हैंडल एज कंपेयर टू वुडन डोर। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटालिक हैंडल अच्छा कंडक्टर है हीट का। तो जैसे हम हैंडल को, मेटालिक हैंडल मतलब ब्रास के हैंडल को अपने हाथ से पकड़ेंगे, तो हमारे हाथ से मतलब हाइयर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी अच्छे रेट से, ठीक है, तो हमें ठंडा महसूस होगा, ज़्यादा ठंडा एज कंपेयर टू वुडन डोर। अब वुडन डोर को टच करो, ठंडा तो ये भी महसूस होगा वुडन डोर, लेकिन इससे तो कम ठंडा महसूस होगा। हमारे हाथ का टेम्परेचर 35, वुडन डोर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे हाथ से हाइयर टू लोअर टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे उस रेट से फ्लो नहीं होगा, काफ़ी कम रेट होगी, क्योंकि वुड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये थी कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये ध्यान रहे यहाँ पे विंटर चल रही है, मान लो विंटर में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, इस मेटालिक हैंडल और वुडन डोर दोनों का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें ठंडा, ज़्यादा ठंडा कौन महसूस होगा, मेटालिक हैंडल एज कंपेयर टू वुडन डोर। क्योंकि मेटालिक हैंडल ब्रास से बना हुआ होता है, और वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, हमारे हाथ से अच्छे रेट से हीट फ्लो करेगी इन दिस मेटालिक हैंडल, तो ठंडा तो ज़्यादा ऐसे ही महसूस होगा, बिल्कुल होगा। और जब हम इस वुडन डोर को टच करेंगे, ये हमें कम ठंडा महसूस होगा, क्योंकि वुड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। हीट तो यहाँ पे भी फ्लो करेगी फ्रॉम आवर हैंड 35 डिग्री सेल्सियस टू दिस वुडन डोर एट 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उस रेट से फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो यहाँ पे हमें ये मेटालिक हैंडल ज़्यादा ठंडा महसूस होगा एज कंपेयर टू दिस वुडन डोर, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम रेडिएशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।